उस दिन मुझे जितनी कठिनाई हुई वो बयान नहीं कर सकती। मैंने कभी अंग्रेजों के साथ टेबल पर नहीं खाया। उनमें भोजन के क्या शिष्टाचार हैं, इसका मुझे बिल्कुल ज्ञान नहीं। मैंने समझा था विनोद मुझे सारी बातें बता देंगे। वो बरसों अंग्रेजों के साथ इंग्लैंड रह चुके हैं। मैंने उन्हें मिस्रिंग के आने की सूचना दे दी, पर उस भले आदमी ने मानो सुना ही नहीं। मैंने भी निश्चय किया, मैं तुमसे कुछ न पूछूंगी, यही न होगा कि मिस रिग हंसेंगी। बला से अपने ऊपर बार बार झुंझलाती थी कि कहाँ मिस रिग को बुला बैठी। पड़ोस के बंगलों में कई हम ही जैसे परिवार रहते हैं, उनसे सलाह ले सकती थी, पर यही संकोच होता कि ये लोग मुझे गंवारिन समझेंगे। अपनी इस विवशता पर थोड़ी देर तक आंसू भी बहाती रही। आखिर निराश होकर अपनी बुद्धि से काम लिया। दूसरे दिन मिस रिंग आई। हम दोनों भी मेज पर बैठे। दावत शुरू हुई। मैं देखती थी कि विनोद बार बार झेपते थे और मिस रिंग बार बार नाक से कोड़ती थी, जिससे प्रकट हो रहा था कि शिष्टाचार की मर्यादा भंग हो रही है। मैं शर्म के मारे मरी जाती थी। बारे किसी भांति विपत्ति सिर से टली। तब मैंने कान पकड़े कि अब किसी अंग्रेज की दावत न करूंगी। उस दिन से देख रही हूँ विनोद मुझसे कुछ खींचे हुए हैं। मैं भी नहीं बोल रही हूँ। वो शायद समझते हैं कि मैंने उनकी हद करा दी। मैं समझ रही हूँ कि उन्होंने मुझे लज्जित किया। सच कहती हूँ, चंदा गृहस्थी के इन झंझटों में मुझे अब किसी से हंसने बोलने का अवसर नहीं मिलता। इधर महीनों से कोई नई पुस्तक नहीं पढ़ सकी। विनोद की विनोदशीलता भी न जाने कहाँ चली गई। अब वो सिनेमा या थिएटर का नाम भी नहीं लेते। हाँ, मैं चलूँ तो वो तैयार हो जाएंगे। मैं चाहती हूँ प्रस्ताव उनकी ओर से हो, मैं उसका अनुमोदन करूँ। शायद वो पहले की आदतें छोड़ रहे हैं। मैं तपस्या का संकल्प उनके मुख पर अंकित पाती हूँ। ऐसा जान पड़ता है अपने में गृह संचालन की शक्ति न पाकर उन्होंने सारा भार मुझ पर डाल दिया है। मंसूरी में वो घर के संचालक थे। 2-2.5 महीने में 1500 खर्च किए। कहाँ से लाए यह मैं अब तक नहीं जानती। पास तो शायद ही कुछ रहा हो। संभव है किसी मित्र से ले लिया हो। 300 रू महीने की आमदनी में थिएटर और सिनेमा का जिक्र ही क्या। 50 रू तो मकान ही के निकल जाते हैं। मैं इस जंजाल से तंग आ गई हूँ। जी चाहता है विनोद से कह दूं कि मेरे चलाए ये ठेला न चलेगा। आप तो 2-2.5 घंटा यूनिवर्सिटी में काम करके दिन भर चैन करें, खूब टेनिस खेलें, खूब उपन्यास पढ़े, खूब सोए, और मैं सुबह से आधी रात तक घर के झंझटों में मरा करूं। कई बार छेड़ने का इरादा किया, दिल में ठान कर उनके पास गई भी, लेकिन उनका सामीप्य मेरे सारे संयम, सारी ग्लानि, सारी विरक्ति को हर लेता है। उनका विकसित मुखमंडल, उनके अनुरक्त नेत्र, उनके कोमल शब्द मुझ पर मोहिन मंत्र सा डाल देते हैं। उनके एक आलिंगन में मेरी सारी वेदना विलीन हो जाती है। बहुत अच्छा होता अगर यह इतने रूपवान, इतने मधुरभाषी, इतने सौम्य न होते। तब कदाचित मैं इनसे झगड़ बैठती, अपनी कठिनाइयां कह सकती। इस दशा में तो इन्होंने मुझे जैसे भेड़ बना लिया है। मगर माया को तोड़ने का मौका तलाश कर रही हूँ। एक तरह से मैं आत्मसम्मान खो बैठी हूँ। मैं क्यों हर एक बात में किसी की अप्रसन्नता से डरती रहती हूँ? मुझ में क्यों ये भाव नहीं आता कि जो कुछ मैं कर रही हूँ वो ठीक है? मैं इतनी मुखापेक्षा क्यों करती हूँ? इस मनोवृत्ति पर मुझे विजय पाना है, चाहे जो कुछ हो। अब इस वक्त विदा होती हूँ। अपने यहाँ के समाचार लिखना जी लगा है। तुम्हारी पद्मा। काशी। प्यारी बहन, तुम्हारा पत्र पढ़कर मुझे कुछ दुख हुआ, कुछ हंसी आई, कुछ क्रोध आया। तुम क्या चाहती हो ये तुम्हें खुद नहीं मालूम। तुमने आदर्श पति पाया है। व्यर्थ की शंकाओं से मन को अशांत न करो। तुम स्वाधीनता चाहती थी, वो तुम्हें मिल गई। 2 आदमियों के लिए 300 रू कम नहीं होते। उस पर अभी तुम्हारे पापा भी 100 रू दिए जाते हैं। अब और क्या चाहिए? मुझे भय होता है कि तुम्हारा चित्त कुछ अव्यवस्थित हो गया है। मेरे पास तुम्हारे लिए सहानुभूति का एक शब्द भी नहीं। मैं 15 तारीख को काशी आ गई। स्वामी स्वयं मुझे विदा कराने गए थे। घर से चलते समय बहुत रोई। पहले मैं समझती थी कि लड़कियां झूठ मूठ रोया करती हैं। फिर मेरे लिए तो माता पिता का वियोग कोई नई बात न थी। गर्मी,
दशहरा और बड़े दिन की छुट्टियों के बाद 6 सालों से इस वियोग का अनुभव कर रही हूँ। कभी आंखों में आंसू न आते थे, सहेलियों से मिलने की खुशी होती थी, पर अब की तो ऐसा जान पड़ता था कि कोई हृदय को खींचे लेता है। अम्मा जी के गले लिपटकर तो मैं इतना रोई कि मुझे मूर्छा आ गई। पिताजी के पैरों पर लौटकर रोने की अभिलाषा मन में ही रह गई। हाय, वो रुदन का आनंद! उस समय पिता के चरणों पर गिरकर रोने के लिए मैं अपने प्राण तक दे देती। यही रोना आता था कि मैंने इनके लिए कुछ न किया। मेरा पालन पोषण करने में इन्होंने क्या कुछ कष्ट न उठाया था। मैं जन्म की रोगिणी हूँ, रोज ही बीमार रहती थी। अम्मा जी रात भर मुझे गोद में लिए बैठी रह जाती थी। पिताजी के कंधों पर चढ़कर उचकने की याद मुझे अभी तक आती है। उन्होंने कभी मुझे कड़ी निगाह से नहीं देखा। मेरे सिर में दर्द हुआ और उनके हाथ के तोते उड़ जाते थे। 10 वर्ष की उम्र तक तो योग गए, 6 साल देहरादून में गुजरे। अब जब इस योग्य हुई कि उनकी कुछ सेवा करूं, तो योग पर झाड़कर अलग हो गई। कुल 8 महीने तक उनके चरणों की सेवा कर सकी और यही 8 महीने मेरे जीवन की निधि है। मेरी ईश्वर से यही प्रार्थना है कि मेरा जन्म फिर इसी गोद में हो और फिर इसी अतुल पितृ स्नेह का आनंद भोगूं। संध्या समय गाड़ी स्टेशन से चली। मैं जनाना कमरे में थी और लोग दूसरे कमरे में थे। उस वक्त सहसा मुझे स्वामी जी को देखने की प्रबल इच्छा हुई। सांत्वना, सहानुभूति और आश्रय के लिए हृदय व्याकुल हो रहा था। ऐसा जान पड़ता था जैसे कोई कैदी काला पानी जा रहा हो। घंटे भर के बाद गाड़ी एक स्टेशन पर रुकी। मैं पीछे की ओर खिड़की से सिर निकालकर देखने लगी। उसी वक्त द्वार खुला और किसी ने कमरे में कदम रखा। उस कमरे में एक औरत भी न थी। मैंने चौंक कर पीछे देखा तो एक पुरुष। मैंने तुरंत मुंह छिपा लिया और बोली, आप कौन हैं? ये जनाना कमरा है, मर्दाने कमरे में जाइए। पुरुष ने खड़े खड़े कहा, मैं तो इसी कमरे में बैठूंगा, मर्दाने कमरे में भीड़ बहुत है। मैंने रोष से कहा, नहीं, आप इसमें नहीं बैठ सकते। मैं तो बैठूंगा, आपको निकलना पड़ेगा। आप अभी चले जाइए, नहीं तो मैं अभी जंजीर खींच लूंगी। अरे साहब, मैं भी आदमी हूँ, कोई जानवर नहीं हूँ। इतनी जगह पड़ी हुई है, आपको इसमें हर्ज क्या है? गाड़ी ने सीटी दी। मैं और घबराकर बोली, आप निकलते हैं या मैं जंजीर खींचूं? पुरुष ने मुस्कुराकर कहा, आप तो बड़ी गुस्सावर मालूम होती हैं। एक गरीब आदमी पर आपको जरा भी दया नहीं आती। गाड़ी चल पड़ी। मारे क्रोध और लज्जा के मुझे पसीना आ गया। मैंने फौरन द्वार खोल दिया और बोली, अच्छी बात है, आप बैठिए, मैं ही जाती हूँ। बहन, मैं सच कहती हूँ, मुझे उस वक्त लेश मात्र भी भय न था। जानती थी गिरते ही मर जाऊंगी, पर एक अजनबी के साथ अकेले बैठने से मर जाना अच्छा था। मैंने एक पैर लटकाया ही था कि उस पुरुष ने मेरी बाह पकड़ ली और अंदर बोला, अब तक तो आपने मुझे काले पानी बेचने का सामान कर खींचता हुआ दिया था, यहाँ और कोई तो नहीं है, फिर आप इतना क्यों घबराती हैं? बैठिए, जरा हंसिए, बोलिए, अगले स्टेशन पर ही उतर जाऊंगा। इतनी देर तक कृपा कटाक्ष से वंचित न कीजिए। आपको देखकर दिल काबू से बाहर हुआ जाता है। क्यों एक गरीब का खून सिर पर लीजिएगा? मैंने झटककर अपना हाथ छुड़ा लिया। सारी देह कांपने लगी, आंखों में आंस भर आए। उस वक्त अगर मेरे पास कोई छुरी या कटार होती तो मैंने जरूर उसे निकाल लिया होता और मरने मारने को तैयार हो गई होती, मगर इस दशा में क्रोध से ऊंट चबाने के सिवा और क्या करती। आखिर झल्लाना व्यर्थ समझकर मैंने सावधान होने की चेष्टा करके कहा, आप कौन हैं? उसने उसी धिठाई से कहा, तुम्हारे प्रेम का इच्छुक। आप तो मजाक करते हैं, सच बतलाइए। सच तो बता रहा हूँ, तुम्हारा आशिक हूँ। अगर आप मेरे आशिक हैं तो कम से कम इतनी बात मानिए कि अगले स्टेशन पर उतर जाइए। मुझे बदनाम करके आप कुछ न पाएंगे, मुझ पर इतनी दया कीजिए। मैंने हाथ जोड़कर यह बात कही। मेरा गला भी भर आया था। उस आदमी ने द्वार की ओर जाकर कहा, अगर आपका यही हुक्म है तो लीजिए, जाता हूँ। याद रखिएगा। उसने द्वार खोल दिया और एक पाँव आगे बढ़ाया। मुझे मालूम हुआ वो नीचे कूदने जा रहा है। बहन नहीं कह सकती कि उस वक्त मेरे दिल की क्या दशा हुई। मैंने बिजली की तरह लपककर उसका हाथ पकड़ लिया और अपनी तरफ जोर से खींच लिया। उसने ग्लानि से भरे हुए स्वर में कहा,
क्यों खींच लिया? मैं तो चला जा रहा था। अगला स्टेशन आने दीजिए। जब आप भागा ही रही हैं, तो जितनी जल्द भाग जाऊं उतना ही अच्छा। मैं ये कब कहती हूँ कि आप चलती गाड़ी से कूद पड़िए। अगर मुझ पर इतनी दया है, तो एक बार जरा दर्शन ही दे दो। अगर आपकी स्त्री से कोई दूसरा पुरुष बातें करता, तो आपको कैसा लगता? पुरुष ने त्योरियां चढ़ाकर कहा, मैं उसका खून पी जाता। मैंने निस्संकोच होकर कहा, तो फिर आपके साथ मेरे पति क्या व्यवहार करेंगे, ये भी आप समझते होंगे। तुम अपनी रक्षा आप ही कर सकती हो प्रिय, तुम्हें पति की मदद की। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी की कहानी अगले भाग में। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।